जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 15 है और यह अकाउंट क्लास 12 यूपी बोर्ड से संबंधित है। इसमें हम अकाउंट का अनुपात विश्लेषण चैप्टर से रिलेटेड इस प्रश्न को सॉल्व करने चल रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से पहले जो 14 प्रॉब्लम है और इससे पहले की 1 2 3 4 ये तमाम प्रॉब्लम्स की वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक कंपनी का तरल यहाँ पर अनुपात के बारे में बोला गया है, जो कि चालू अनुपात और तरल अनुपात दिया हुआ है, जिसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन घटनाओं के घटने पर इन प्रकार के अनुपातों में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर प्रेजेंटली जो उन्होंने बोला है वो कहा है कि चालू अनुपात 2:1 यानी 2 और 1 का है और तरल अनुपात यानी लिक्विड रेशो वह 1:1 का है। अगर करंट रेशो 2:1 और लिक्विड रेशो 1:1 है तो इसका मतलब है कोई संपत्तियां और कोई दायित्वों को यहाँ पर माना गया होगा, जिसकी वजह से ये अनुपात आ रहा है। इन्होंने कहा निम्नलिखित व्यवहारों का चालू अनुपात और तरल अनुपात पर प्रभाव बताइए। तो क्वेश्चन के पढ़ने के बाद इन्होंने कंडीशन दिया है। पहला, लेनदारों को भुगतान, देनदारों से प्राप्त रोकड़, सामान्य लाभ पर नगद विक्रय, लाभांश का भुगतान और माल का उधार क्रय। इसको हम समझेंगे कैसे। आखिर लेनदारों को भुगतान करने से क्या चालू अनुपात में घटोत्तरी या बढ़ोतरी होती है, या तरल अनुपात में घटना या बढ़ना होता है, क्या होता है। तो आइए इसको बारीकी से समझते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। बारीकी से अध्ययन करने के लिए आपको बारीक से बारीक बिंदुओं पर प्रकाश डालना अवश्य पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमें गिवन है करंट रेशो यानी कि चालू अनुपात 2:1, लिक्विड रेशो 1:1 दिया गया है। इसको समझने के लिए हमें कुछ जो हमारी संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, उनको लेना पड़ेगा और कुछ लायबिलिटीज, तभी हम इसके बारे में बहुत बारीकी से इसकी तह तक जा पाएंगे। हमने मान लिया हमारे पास कैश 50,000 का है, डेटर्स 50,000 के हैं, स्टॉक 1 लाख रुपए का है। कुल मिला के ये 2 लाख रुपए का करंट एसेट्स होता है। और करंट लायबिलिटीज को हमने मान लिया क्रेडिटर्स हैं और वो 1 लाख के हैं। यदि करंट एसेट्स 2 लाख का है, करंट लायबिलिटी 1 लाख का है, तो करंट रेशो वेरी सिंपल हो गया, 2 लाख बटे 1 लाख, तो 0 हटाएंगे 2:1 आएगा, जो कि इस शर्त को पूरा कर रहा है। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स में से स्टॉक को घटाइए। करंट एसेट्स हमारी ये 2 लाख है, इसमें से अगर हम स्टॉक हटा देते हैं तो 1 लाख का ही लिक्विड एसेट्स बचेगा। तो 2 लाख में से 1 लाख को घटाएंगे तो 1 लाख लिक्विड एसेट्स बचेगा, यानी कि कैश और डेटर्स यही दोनों लिक्विड एसेट्स का काम कर रहे हैं। ऐसे भी देख सकते हैं, स्टॉक को इग्नोर कर दीजिए तो कैश और डेटर्स ये दोनों बचेंगे, यही लिक्विड एसेट्स का काम करेंगे। अब हमारे पास लिक्विड रेशो को प्रूफ करने के लिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है। तो लिक्विड एसेट्स हमारे पास है 1 लाख का और करंट लायबिलिटी है 1 लाख का, यानी 1 लाख बटे 1 लाख, तो 0 हटेगा तो 1:1 रेशो आएगा, जो कि लिक्विड रेशो को भी प्रूफ करा जा रहा है। यानी प्रेजेंटली जिन शब्दों का चुनाव करके हम आगे बढ़ रहे हैं वे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं। अब हम इन्हीं सवालों में इसी लिए हुए संपत्तियों और दायित्वों में इन जो शर्तें लागू की गई हैं इन परिस्थितियों को डाल के देखेंगे। लेनदारों को भुगतान कहा गया है। पहला, लेनदारों को भुगतान यानी पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट का मतलब होता है हम पैसा चुकाएंगे। अगर हमारे पास करंट एसेट्स 2 लाख है तो हम उसमें से कैश को चुकाएंगे, तो करंट एसेट्स में कैश आता है, तो कैश हम 50,000 चुका देंगे तो हमारे पास 1,50,000 रुपये का करंट एसेट्स बचेगा। पहले हमारी करंट एसेट्स 2 लाख की है, अब हम 50,000 रुपये
फॉर एग्जाम्पल हटाएंगे। तो अगर 50,000 रुपये हम लेनदारों को देंगे तो लेनदार हमारे करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। वे कितना है यहाँ पर 1 लाख है, उनको भी हम 50,000 रुपये चुकाएंगे तो वे भी कम हो जाएंगे। अब ऊपर की जो संपत्तियाँ हैं, करंट एसेट्स है वो 1.5 लाख का हो गया और करंट लायबिलिटी 50,000 का हो गया। तो 3/1, 0 0 हट गया, 5 कम 5, 5 3 15, 3 और 1 यानी 3 और 1 का अनुपात है। इसका मतलब हुआ करंट रेशो बढ़ेगा। अब बात करते हैं लिक्विड रेशो के बारे में। लिक्विड एसेट्स हमारी प्रेजेंटली 1 लाख की है। यदि हम 50,000 का कैश का पेमेंट करते हैं तो कैश जो होता है लिक्विड एसेट्स का हिस्सा है। कैश और डेप्टर्स होते हैं लिक्विड एसेट्स, इसमें से कैश हम चुका देंगे। अभी हमारे पास लिक्विड एसेट्स 1 लाख है, अब हम 50,000 देंगे तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स बचेगा 50,000, और जो कि करंट लायबिलिटी हमारे पास अभी फ़िलहाल में 1 लाख है। तो जब हम करंट लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा भी जाएगा, उधर से क्रेडिटर यानी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी 50,000 की। अब लायबिलिटी 50,000 की बचेगी और लिक्विड एसेट्स 50,000 का। इनको काटेंगे तो 5 1 जा 5 यानी 5 कम 5, 5 कम 5, 1 1 का रेशो हो जाएगा। यानी जो हमारे पास लिक्विड रेशो पुराना है 1:1 है, लेकिन लेनदारों के भुगतान करने के बावजूद भी हमारा रेशो 1:1 ही बचा हुआ है। इसका मतलब है इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी शून्य परिवर्तन हुआ, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि चालू अनुपात बढ़ गया। तो इसका जो जवाब है चालू अनुपात के लिए, इसने बोला चालू अनुपात का क्या होगा, वो तो बढ़ेगा। जो तरल अनुपात है लिक्विड रेशो वो शून्य होगा, यानी कुछ नहीं होगा। अब बात करेंगे देनदारों से प्राप्त रोकड़। क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, एग्जाम्पल भी समझने के लिए हमने बहुत सटीक वही लिया है। हमारे पास क्वेश्चन में कहा देनदारों से प्राप्त रोकड़, ये देनदार हैं और ये कैश है। कैश आएगा देनदारों से आएगा, देनदार कम भी हो जाएंगे। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि 50,000 रुपया कैश देनदारों से प्राप्त होगा तो हमारे कैश बढ़ेगा, उसी जगह पे हमारे देनदार कम भी हो जाएंगे। इस प्रकार से 50,000 जुड़ेगा हमारी करंट एसेट्स में। प्रेजेंटली हमारी करंट एसेट्स 2 लाख की है। अब 50,000 जोड़ेंगे, 50,000 घटाएंगे, 2 ही लाख रहेगा। करंट लायबिलिटी में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा लेन देन तो डेटर और कैश से है, करंट लायबिलिटी से कोई नहीं है। करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारे सेम टू सेम जो पुराने हैं वही रहेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 2 लाख, 50,000 जुड़ा, 50,000 घटा, 2 ही लाख है। और यहाँ 1 लाख है, 2:1, पहले भी 2:1 था और अब भी 2:1 है। अब बात करते हैं लिक्विड रेशो में क्या परिवर्तन होगा। अब क्योंकि कैश हमारे पास आएगा, डेटर से जाएंगे, अर्थात 50,000 आएगा, 50,000 ही जाएगा, तो वही काम होगा। लिक्विड एसेट्स हमारी प्रेजेंटली कितनी है 1 लाख की। अब 1 लाख में 50,000 के कैश आए, 50,000 के डेप्टर कम हो गए, तो इसका मतलब है उतना ही बढ़ा उतना ही जो घटा। तो 50,000 बढ़े और 50,000 घट गए, तो इसका मतलब है 1 लाख रुपया ही रहेगा। तो 1 लाख बटे 1 लाख, तो यानी कि 1:1 आया। इसका मतलब है जो हमारा करंट रेशो पुराना था 2:1 और लिक्विड रेशो 1:1, ये वही बरकरार है 2:1 और 1:1, यानी कि इनमें परिवर्तन क्या हुआ, शून्य, यानी कि कोई चेंजिंग हुई ही नहीं। तो इसका जो जवाब है वो है सेकंड में शून्य, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब समझते हैं सामान्य लाभ पर नगद विक्रय। अगर नगद विक्रय होता है तो हमारे पास कैश आएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे पास पुरानी एसेट्स 2 लाख की है। अगर हम नगद बेचते हैं तो मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर 1 लाख का माल बेचा है हमने नगद, तो 1 लाख रुपए हमारे कैश में जुड़ जाएंगे, यानी हमारी करंट एसेट 3 लाख हो जाएगी और करंट लायबिलिटी 1 लाख ही रहेगा। तो 3 लाख बटे 1 लाख, तो करंट लायबिलिटी में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, ये 3 और 1 हो गया। अच्छा, अब हमारी लिक्विड एसेट्स पुरानी 1 लाख की है। अगर हम 1 लाख का नगद माल बेचेंगे तो 1 लाख और 1 लाख मिलकर 2 लाख हो जाएंगे, जबकि करंट लायबिलिटी वहीं रहेगा। तो इसे काटेंगे 2:1 आएगा, यानी 2:1, अर्थात हमारा पुराना रेशो जो लिक्विड रेशो और करंट रेशो है वो 2:1 और 1:1 है, लेकिन अब की बार 3:1 और 2:1 हो गए, यानी ये दोनों बढ़ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमारा जवाब है बढ़ेगा। 4th नंबर पे है लाभांश का भुगतान। अगर लाभांश का भुगतान करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, मान लेते हैं 1 लाख रुपया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी संपत्ति
का अमाउंट अपनी मर्जी से लेके इसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अमाउंट लिए हैं वही आप भी लो। आप कुछ भी लेंगे तो रिजल्ट सेम टू सेम ही आना है। यहाँ पर 2 लाख की हमारी करंट एसेट्स पुरानी है। अगर हम 1 लाख का लाभांश का भुगतान देंगे, हमारे पास से 1 लाख रुपए कैश चला जाएगा। लाइबिलिटी से कोई मतलब है ही नहीं, तो 1 लाख अपॉन 1 लाख ही बचेगा। जबकि इसका रेशो जब काटा जाएगा तो 1:1, यानी ये घट गया। अब लिक्विड रेशो की बात करें तो हमारे पास अभी करंट जो लिक्विड एसेट्स है वो प्रेजेंटली 1 लाख है। अगर हम 1 लाख में से कैश पेमेंट कर देंगे तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। जबकि करंट लाइबिलिटी 1 ही लाख रहेगा। इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, यानी ये 1:1 के बजाय बिल्कुल ही नील हो गया, यानी ये भी कम हो गया। इसका मतलब ये रेशो क्या होगा, घटेगा। आके देख रहे हैं यहाँ पे क्या है रिजल्ट, घटेगा। तो यहाँ पर घटेगा, यानी कि चौथा पॉइंट ये है। अब आते हैं माल का उधार क्रय। अब माल का उधार क्रय की बात करते हैं। अगर उधार क्रय करेंगे तो हमारे डेबिटर्स जो होते हैं उन पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, हमारे क्रेडिटरों पे असर पड़ेगा। अगर माल उधार क्रय करेंगे तो अगर करंट रेशो की बात करें तो हमारे पास माल आएगा, यानी स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक जो होता है करंट एसेट्स होता है, वो बढ़ जाएगा 1 लाख से। जब हम उधार खरीदेंगे तो हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं उधार खरीदेंगे तो वे भी बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स वही लोग होते हैं जिनसे उधार माल खरीदा जाता है। अब हम 1 लाख का उधार माल खरीदेंगे तो ऊपर स्टॉक बढ़ेगा, यानी करंट एसेट्स बढ़ेगी, नीचे करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 1 लाख रुपए से। ऊपर हो जाएगा 3 लाख, नीचे हो जाएगा 2 लाख। इसे काटेंगे 3/2, यानी 1.5:1 आएगा, अर्थात 1.5:1 का जो है यहाँ पर रिजल्ट आएगा, जो कि पहले 2:1 था पुराना, और अब है 1.5:1, यानी ये घट गया। अब यही काम हम करते हैं लिक्विड रेशो में। हमारा जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जब हम स्टार्टिंग में निकाल रहे थे यहाँ पर, तो आपको दिखाया था लिक्विड एसेट्स हमारी 1 लाख रुपए की प्रेजेंटली है। अब हम अगर स्टॉक खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, तो माल जो होता है वो स्टॉक में आता है, वह लिक्विड एसेट्स का हिस्सा नहीं होता है। वह 1 लाख रुपया हमारा घट जाएगा, क्योंकि हम स्टॉक में जोड़ेंगे इसको। स्टॉक का मतलब अभी स्टॉक हमारे पास कितना है, 1 लाख है। तो अब हमारे पास लिक्विड एसेट्स प्रेजेंटली कितना चल रहा है, 1 लाख रुपए का लिक्विड एसेट्स है। अगर हम स्टॉक खरीदेंगे तो स्टॉक लिक्विड एसेट्स का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि इसमें से उल्टा माइनस किया जाता है। लिखा है ना, करेंट एसेट्स में से स्टॉक को घटा दीजिए। तो इसका मतलब है 1 लाख रुपया हमारा लिक्विड एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म होकर नील हो जाएगा। जबकि जिससे उधार माल खरीदेंगे वो हमारा क्रेडिटर है, वो 1 लाख है पुराना, उसमें 1 लाख और जुड़ जाएगा, 2 लाख होगा, ये नील हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा ये रेशो दोनों ही, करंट रेशो भी और लिक्विड रेशो भी, दोनों ही घट जाएंगे। इस प्रकार से इसका रिजल्ट आएगा घटेगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया, 5वां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, आपकी स्क्रीन पर यह मौजूद है। एक व्यापारी का औसत स्टॉक 40,000 रुपये है। उसका स्कंध आवर्तनुपात यानी स्टॉक टर्नओवर रेशो 6 गुना नहीं है, बल्कि ये 8 गुना है। यदि वह विक्रय पर 20% लाभ लेकर माल बेचता है तो लाभ ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट बताने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्टॉक टर्नओवर। क्वेश्चन के मुताबिक हम स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला पुट करेंगे, जहाँ लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी विक्रय की लागत, यानी बेचे हुए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो हमारे पास स्टॉक टर्नओवर ऑलरेडी क्वेश्चन में 8 गुना लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें हमें मालूम है उनको हम वहाँ रखेंगे, जो चीज़ें पता नहीं है वे चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा निकल जाएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम, लेकिन एवरेज स्टॉक 40,000 का हमें पता है। तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नीचे क्वेश्चन ही होता है 1 लगा देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा।
तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 8 की 40,000 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो 3,20,000 रुपये आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर यदि विक्रय पर 20% लाभ लेकर माल बेचा जाता है तो आखिर लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमारे पास है और हमें लाभ का परसेंटेज मालूम है तो उसके लिए हम प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू जीपी रेशो यानी जीपी रेट, जो यानी कि जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो है। जीपी रेशो करने के लिए जीपी रेशो अपॉन 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का यानी जो प्रॉफिट का परसेंट है वो तो सेल पर हो, लेकिन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल हो। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,20,000 रुपये का इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना परसेंट बोला गया है 20 अपॉन 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट है 20, इसको घटा दीजिए। ओहो 20। अब इसका मतलब ये हुआ, अब हम इसको काट देंगे 3,20,000 इंटू 20 अपॉन 80। अगर हम इसको काटते हैं तो ये 20 चौका 80, 4 आए 4 अट्ठे 32, 80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बोला गया है वो हमारा जवाब होगा। इसका जवाब यहाँ पर है, कहाँ है, ये रहा, 80,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट मौजूद है। तो इस प्रकार से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आपकी स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम मौजूद है। 80,000 रुपये आपके सामने स्क्रीन पर आंसर मिल चुका है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्रारंभिक देनदार और अंतिम देनदारों की राशि का मूल्यांकन कीजिए, यानी ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स के बारे में बताइए। तो यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर यानी देनदार आवर्त अनुपात 4 गुना लिखा हुआ है। बेचे गए माल की लागत है 6,40,000 रुपये। अंतिम देनदार प्रारंभिक रहतिया से 20,000 अधिक है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा ये प्रारंभिक रहतिया नहीं है बल्कि प्रारंभिक देनदार है, यानी कि जो क्लोजिंग डेटर है ओपनिंग डेटर से 20,000 फालतू है। यहाँ पर लिखा है कैश सेल उधार विक्रय का 33.33% है और सकल लाभ अनुपात 20% है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसी इन्फॉर्मेशन से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स की कैलकुलेशन करनी है। जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पर आपने देखा बेचे गए माल की लागत 6,40,000 रुपये है और जबकि सकल लाभ का अनुपात 20% है। तो इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में हमने जब स्टार्टिंग में देखा था तो आपको मैंने दिखाया था यहाँ पर एवरेज स्टॉक दिया हुआ है और इसमें भी विक्रय पर 20% लाभ लेकर माल बेचता है। यहाँ पर भी सकल लाभ का अनुपात विक्रय पर ही 20% दिया है, जबकि हमारे पास बेचे गए माल की लागत मौजूद है। यही फॉर्मूला यहाँ भी पुट करके हम प्रॉफिट का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर मौजूद है इस वक्त 17, देख रहे हैं आप। यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू जीपी परसेंट ऐसे ही लिख दो अपॉन 100 माइनस
जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर 6,40,000 रुपये है, इंटू 20%। कितना परसेंट चल रहा है इसमें, यह भी देख लीजिए। कहाँ गया सवाल, 20 ही है। 20 अपॉन 100 माइनस 20, तो इसको काटेंगे तो 6,40,000 इंटू 20 अपॉन 80 होगा। 80, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, ये 1,60,000 रुपये से काट के प्राप्त होगा, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जो हमारा सेल होता है, सेल्स इक्वल टू होता है यानी टोटल सेल, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये टोटल सेल निकलेगा। टोटल सेल इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों को जोड़ने पे हमें टोटल सेल का पता चल जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,40,000 रुपये, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट है 1,60,000 रुपये, दोनों मिलाएंगे तो 8 लाख रुपये हमारा टोटल सेल होगा। आगे चल के सवाल में एक पंगा और दे दिया, नगद विक्रय उधार विक्रय का 33.33% है। अब यह जो पंगा दिया है, इससे हमें ये जो टोटल सेल है, ये सेल कैश और क्रेडिट यानी उधार और नगद दोनों का टोटल है। अब यहाँ लफड़ा ये है कि पहले आपको ये जानना जरूरी है 33 सही 33% का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%, ये होता है 33 या 99 एक 100, 100/3 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100/3 को ही हम बोलते हैं 33 सही 1/3, और इसी का ही नाम है 33.33%। ये पॉइंट लगा है बीच में। अब यहाँ पर बोला है कि उधार विक्रय का 33.33% नगद विक्रय होगा। अब यह यहाँ पर लेकर चलना होगा इस मुद्दे को। लेट, मान लिया क्रेडिट सेल यानी उधार विक्रय, उधार विक्रय है x। अगर उधार विक्रय x है तो जो कैश सेल होगा इसका 100/3 होगा। तो कैश सेल होगा x गुणा 100/3। अब परसेंट है, ये परसेंट में है तो नीचे 100 भी लगेगा, 0 0 कट जाए यानी 100 ख़त्म हो गया तो x/3 होगा। इसका मतलब है कैश सेल x/3 होगा और क्रेडिट सेल x होगा, और दोनों का जो टोटल है वो टोटल सेल 8 लाख के बराबर होगा। इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यहाँ लिखेंगे। पॉइंट को बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड करिए। नगद विक्रय उधार विक्रय दोनों जोड़ा जाएगा, यानी उधार विक्रय हमने x लिया है और नगद विक्रय नगद सेल कैश सेल x/3 आया है। तो x प्लस x/3 इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 8 लाख के बराबर होगा। 3 की x में मल्टीप्लाई 3x प्लस x और जुड़ गया तो ये 4x हो गया। 4x अपॉन 8 लाख अपॉन 3 इक्वल टू 8 लाख। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4x इक्वल टू 3 अट्ठे 24 लाख। तो x इक्वल टू क्या होगा, 24 लाख को डिवाइड करिए 4 से, तो आपको 6 लाख रुपए क्या प्राप्त हुआ। ये x की वैल्यू आई, x को हमने क्या माना हुआ है, क्रेडिट सेल। इसका मतलब है क्रेडिट सेल कितना हुआ, 6 लाख हुआ। तो अब हमें पता चल गया क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल आने के बाद हमारे क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में पूछा गया है। तो जब हम डेटर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स के बारे में भी कुल दिया, मतलब एक पॉइंट दे दिया है कि भाई क्लोजिंग डेटर्स जो आएगा वह ओपनिंग डेटर्स से 20,000 फालतू होगा, और डेटर टर्नओवर 4 टाइम्स यानी 4 गुना दिया गया है। अब इसी से ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आखिर इसका अगला हिसाब किताब आखिर क्या है। अब हम क्रेडिट सेल पर पहुंच चुके। क्रेडिट सेल हमें मालूम है, क्रेडिट सेल कितना है। क्रेडिट सेल
इक्वल टू 6 लाख हमें पता चल चुका है। अब हम यहाँ मानेंगे लेट ओपनिंग डेटर। ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? ओपनिंग डेटर्स हैं x। तो क्लोजिंग डेटर्स ये कहा गया है कि क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग डेटर से 20,000 फालतू हैं, तो x प्लस 20,000। सवाल छोटा है परंतु लेंदी है। एवरेज डेटर्स क्या होता है? एवरेज डेटर्स होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2, ये होता है एवरेज डेटर्स। तो ओपनिंग हमारा x है, क्लोजिंग x प्लस 20,000 है, x प्लस 20,000 इस तरह से अपॉन 2। तो ये हो गया 2x प्लस 20,000 अपॉन 2, 2x प्लस 20,000 अपॉन 2, ये हमारा एवरेज डेटर है। इसमें हम अगर 2 से काटें तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 10,000। 2 से हमें दोनों ही काटना पड़ेगा, यानी 2 को कॉमन लीजिए, अर्थात एक स्टेप इसका और ले जाएं, 2 बाहर हो जाएगा, अंदर x प्लस 10,000 बचेंगे अपॉन 2। तो 2 से 2 खत्म हो गया तो बचा क्या? x प्लस 10,000 हमारा एवरेज डेटर्स बचते हैं। अब हम इस डेटर टर्नओवर का फॉर्मूला लगाएंगे। डेटर्स टर्नओवर इक्वल टू होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो डेटर टर्नओवर बुक में कितना रुपये, कितना गुना लिखा हुआ है, कितना टाइम्स लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ 4 गुना लिखा हुआ है, यानी कि 4 टाइम्स। इसके सामने हम 4 लिखेंगे इक्वल टू क्रेडिट सेल हमारे पास मौजूद है 6 लाख का, तो 6 लाख लगाइए अपॉन एवरेज डेटर हमने निकाल लिया x प्लस 10,000, x प्लस 10,000। ये ध्यान रहे हमें x निकालना है, यानी कि क्रेडिट मतलब जो हमारे पे डेटर हैं उनको निकालना है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 10,000 की 4 में, तो 4 की x में होएगी तो 4x प्लस 10 में होएगी तो 40,000 भी होगा, इक्वल टू 6 लाख की 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 लाख रहेगा। इस प्रकार से तो 4x इक्वल टू 6 लाख माइनस ये 40,000 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 5,60,000 रुपये। तो x इक्वल टू 5,60,000 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1,40,000। x को हमने क्या माना है? ध्यान से देखिए, x को हमने ओपनिंग डेटर्स माना है और ओपनिंग डेटर्स x है, तो इसका आंसर है 1,40,000 रुपये। तो क्लोजिंग डेटर्स क्या होगा? क्लोजिंग डेटर्स के बारे में सवाल में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लोजिंग डेटर्स x प्लस 20,000 है। तो x कितना आया है? 1,40,000। तो 1,40,000 में 20,000 रुपये जोड़ दीजिए, तो ये 1,60,000 रुपये हमारा क्लोजिंग डेटर्स हो गया। ओपनिंग डेटर्स भी हो गया और क्लोजिंग डेटर्स हो गया, दोनों हमारे जवाब निकल चुके। आइए आंसर मिलाते हैं। यहाँ है प्रारंभिक देनदार यानी ओपनिंग डेटर्स 1,40,000 और क्लोजिंग डेटर्स 1,60,000। बाकायदे आपने यहाँ पर देख लिया है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। एक फर्म का चालू अनुपात 4:1 है, तरल अनुपात 2.5:1 है, स्टॉक का मूल्य 22,500 लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो और स्टॉक का मूल्य, कुल चालू संपत्ति, कुल चालू दायित्व ये पूछ रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम 18वें की तरह यहाँ देखेंगे। 13वां कुल चालू संपत्ति, चालू अनुपात ये रहा, तरल अनुपात ये रहा और ये रहा रहतिया यानी स्टॉक। इसमें क्या पूछा है? कुल संपत्तियां और दायित्व पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 ये इसकी वीडियो हमने बना दिया है। तो जैसे ये सवाल हुआ है सेम टू सेम ऐसे ही ये सवाल भी
होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो करके उसके जैसा ही इसको भी सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही बनेगा, जिसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, एक कंपनी ने विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाने के लिए 15 लाख रुपए का ऋण लिया यानी लोन लिया। ऋण पर 15% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय 25% है। आयकर की दर 60% है। कंपनी द्वारा ऋण लेने से अंशधारियों को क्या लाभ हुआ है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने 15 लाख रुपए लिया है, उस पर 25% से कमाई करेंगे। उसके बाद उस कमाई में से 15% इसी लोन का ब्याज चुकाएंगे और जो बचेगा उस पर 60% टैक्स देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो शेयर होल्डरों का प्रॉफिट होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ लिखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि हमने जो पूंजी लगाई है 15 लाख रुपए, उस पर कितनी कमाई होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना पैसा हम लगाएंगे इनटू जो हमारे पास रिटर्न है, ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अपॉन 100। तो हमने लगाया कितना है? हमने लगाया है 15 लाख रुपए। इसकी कमाई कितने परसेंट होगी? 25% नॉर्मल रेट होगा। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारी कमाई होगी 3,75,000 रुपये। इसको काटेंगे तो 3,75,000 होगा। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, ठीक है। अब हमारे पास जो ये रिटर्न हुआ है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ लिखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारी जो कमाई हुई है 25% से, वो 3,75,000 रुपये की हुई है। ओहो, कोमा यहाँ लगेगा, लेस करिए इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्वेश्चन के मुताबिक हम अगर 15 लाख का लोन लेंगे तो हम 15% ब्याज चुकाएंगे। सवाल में साफ साफ लिखा है कि 15% ब्याज चुकाया जाएगा। ऋण पर 15% वार्षिक ब्याज होगा, जबकि 25% कमाई होगी। तो इंटरेस्ट इसी का 15% काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 2,25,000 रुपये। इस प्रकार से अब जो बचेगा घटाने पर 1.5 लाख रुपए बचेंगे। ये है अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट तो ये हमारा आ गया घटने के बाद। अब अर्निंग आया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, अब इसमें से लेस करिए, टैक्स भी घटाइए गवर्नमेंट का। 60% टैक्स बोला गया है, तो 1.5 लाख का 60% काटेंगे, तो यहाँ पर 1.5 लाख का 60% काट लीजिए। 60%, 60/100 करके 15 छंग 90, 90,000 रुपये टैक्स के कट जाएंगे। अब जो बचेगा वो 60,000 रुपये बचेगा, और यही शेयर होल्डरों का पैसा होगा। इसी को हम लिखेंगे, इसने क्वेश्चन में यही पूछा है, अंशधारियों को क्या लाभ हुआ, यानी कि अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी जो होता है वही शेयर होल्डरों की कमाई है 60,000 रुपये। अब चलिए इसको चेक करते हैं सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर आंसर 60,000 ये रहा। तो आपने आसानी से देखा कितनी बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर दिया गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया है। अगली वीडियो अगर हम बनाएंगे तो 20 से आगे ख़त्म ही कर देंगे। अब हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अभी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉब्लम अभी बच रही हैं इस चैप्टर की। अगली वीडियो में इनको हम कवर
करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसी की हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी बारीकी से समझने के लिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको और समझना भी पड़ेगा। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करिए। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है उसके बारे में भी आप अवश्य बताइएगा। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।